ये है पूरा एशिया का मैप और ये है रशिया का मैप। खाली यहाँ रशिया को अगर देखा जाए तो ये एक देश इतना बड़ा है कि एशिया की सारी कंट्रीज इसके अंदर समा सकती हैं। इसलिए ही ये कहलाता है दुनिया की सबसे लार्जेस्ट कंट्री। इसके वेस्ट में मौजूद है बाल्टिक सी और ईस्ट में है पैसिफिक ओशियन। ये इतनी बड़ी है कि इस देश में 11 टाइम जोन्स हैं। जी हाँ, इसका टोटल लैंड एरिया 17 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का है। मगर इस कंट्री का एक ऐसा एरिया भी है जो इससे 835 किलोमीटर दूर पोलैंड और लिथुआनिया के बीच एक बहुत ही छोटे एरिया में बसा हुआ है, जिसका नाम है कलिनिनग्राड ओब्लास्ट, जो कि रशिया के 46 ओब्लास्ट में से एक है। जहां रशिया का लैंड एरिया इतना ज्यादा फैला हुआ है, वहीं इसका एरिया सिर्फ 15,125 स्क्वायर किलोमीटर का ही है। पर रशिया का ये पार्ट कैसे यूरोपियन यूनियन वाले देशों के बीचों बीच फंसा हुआ है? आखिर क्या है इसकी हिस्ट्री और क्यों ये पार्ट रशिया के लिए इतना इंपॉर्टेंट है? चलिए समझते हैं। देखिए, रशिया का पार्ट बनने से पहले कलिनिनग्राड जर्मनी की एक टेरिटरी हुआ करती थी और इसका नाम उस वक्त कोनिग्सबर्ग था। उस टाइम यहाँ पर 2.5 मिलियन जर्मन्स रहा करते थे, लेकिन इनसे भी पहले कोनिग्सबर्ग 700 साल पहले बसाया जा चुका था। 13वीं सेंचुरी में ट्यूटोनिक नाम की रिलीजियस आर्मी ने यहाँ जीत हासिल की थी और तभी से कोनिग्सबर्ग सिटी की शुरुआत हुई थी। 1660 तक ये डची ऑफ प्रशिया की कैपिटल भी मानी जाती थी, लेकिन कुछ समय बाद कैपिटल को बर्लिन शिफ्ट कर दिया गया था। मगर तब भी ये ईस्ट प्रशिया की मेन सिटीज में से एक इम्पॉर्टेंट सिटी थी। इसके बाद एक भयंकर 7 ईयर वॉर लड़ी गई और इस एरिया को रशियन एम्पायर ने कब्जा कर लिया था। मगर 1762 में रशियन एम्पायर ने प्रशिया को वापस भी कर दिया था। इसके बाद 1866 में प्रशियन नॉर्दर्न जर्मन कॉन्फेडरेशन का पार्ट बन गया और 1871 में जर्मन एम्पायर के अंडर आ चुका था। तब से लेके कोनिग्सबर्ग का एरिया 1945 के वर्ल्ड वॉर 2 तक जर्मनी का ही एक पार्ट था। लेकिन 1941 वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान नाजी जर्मनी ने रशिया, जो कि सोवियत यूनियन का पार्ट था, उसकी कैपिटल मॉस्को पर ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक करवा दी। इसका बदला लेने के लिए सोवियत यूनियन ने यूनाइटेड किंगडम के साथ मिलकर इस एरिया में भारी बमबारी करवा दी। इस एयर स्ट्राइक का मंजर ऐसा भयानक था कि साथ 40% घर और 20% इंडस्ट्रीज कोनिग्सबर्ग में तबाह हो गई थी। इसके साथ ही 40,000 से ज्यादा लोग इस अटैक में मारे गए थे। इस हमले के बाद कोनिग्सबर्ग और ईस्ट प्रशिया में रह रहे 2.6 मिलियन जर्मन्स में से 2 मिलियन लोग वापस जर्मनी की ओर चले गए थे। 1945 में कोनिग्सबर्ग सोवियत यूनियन के हाथों में आ गया था, मगर इतनी ज्यादा बमबारी से 90% तक का इसका एरिया बर्बाद हो चुका था। 7 मई 1945 को आखिरकार जर्मन फोर्सेस ने सरेंडर कर दिया, जिसके बाद अलीड पावर यूके, यूएसए, फ्रांस और सोवियत यूनियन ने मिलकर जर्मनी को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और ये चारों पार्ट्स अपने अपने अनुसार डिवाइड कर लिए। जर्मनी, जहां इस वॉर के बाद बहुत कमजोर पड़ चुका था और जहां जहां उसकी सेना ने एरिया ऑक्यूपाई किया था, अब नौबत ये आ गई थी उसको अब वो भी वापस करना पड़ रहा था। इन्होंने पोलैंड का जो पार्ट कब्जे में लिया था, अब वो उन्हें वापस कर दिया और जो ईस्ट प्रशिया का एरिया जर्मनी के हाथों में था, उसको 2 एरियाज में डिवाइड कर दिया था। जहां साउथ वाले पार्ट को पोलैंड को दे दिया, वहीं नॉर्थ वाला पार्ट कोनिग्सबर्ग सोवियत यूनियन ने अपने हिस्से में ले लिया था। इसके बाद साल 1949 में यूके, यूएसए और फ्रांस ने जर्मनी का जो एरिया लिया था साहब, उसको उन्होंने वापस तो कर दिया, जिसके बाद वेस्ट जर्मनी का फॉर्मेशन हुआ था। साथ ही जर्मनी का जो पार्ट सोवियत यूनियन के कब्जे में था, उससे ईस्ट जर्मनी का फॉर्मेशन हुआ। मगर कोनिग्सबर्ग का एरिया सोवियत यूनियन के पास ही रहा और जो वहां बचे कुचे जर्मन्स थे, अब उन्हें भी वहां से बाहर फेंक दिया गया। फिर यहाँ सोवियत यूनियन ने रशियन लोग इस एरिया पर भेजने शुरू कर दिए, जिसके बाद आज के वक्त इस एरिया की पॉपुलेशन 1 मिलियन से ज्यादा हो चुकी है। अब सोवियत यूनियन के हाथों में आते ही 1946 में कोनिग्सबर्ग का नाम बदल के बोल्शेविक रिवॉल्यूशनरी मिखाइल कैलिनिन के ऑनर में कलिनिनग्राड रख दिया गया। इसके बाद यूएसए और सोवियत यूनियन में सबसे बड़ी सुपर पावर बनने के लिए कोल्ड वॉर शुरू हो जाती है और सोवियत यूनियन ने कैलिनिनग्राड में अपनी नेवी शिप्स और आर्मी को तैनात कर दिया था। मगर 1990 आते आते वेस्ट और ईस्ट जर्मनी आपस में मिल चुके थे और इसके साथ ही कोल्ड वॉर अपने अंतिम समय में था, जिस वजह से सोवियत यूनियन भी अब डिसॉल्व होने की कगार पर पहुंच चुका था। फिर 1991 आते ही सोवियत यूनियन का पतन हो गया, जिसके साथ ही रशिया, यूक्रेन, बेलारूस, लिथुआनिया, लैटविया और ऐसे ही 15 अलग कंट्रीज में ये यूनियन डिवाइड हो गई थी। लेकिन इतने बड़े ज्योग्राफी चेंज के बाद भी कैलिनिनग्राड रशिया का ही पार्ट रहा, जैसे कि ये रशिया से काफी दूर था और इसके इतने आइसोलेट होने की वजह से रशिया ने इसको एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन में ट्रांसफर करने का प्लान किया, जिसमें किसी भी तरह के ट्रेड में कोई टैक्स ना लेने का फैसला लिया गया था।
रशिया का मेन प्लान था साहब कि इस टेरिटरी के पास यूरोप की मेजर इकोनॉमीज के साथ ट्रेडिंग कर सके और इसको हांगकांग की तरह एक मेगा सिटी में तब्दील कर सके। पर रशिया ने जो प्लान सोचे थे उन पर धीरे धीरे पानी फिरने लगा। 1999 में कलिनिनग्राड के पड़ोसी पोलैंड ने नेटो ज्वाइन कर ली और इसके साथ ही 2004 में यूरोपियन यूनियन का भी हिस्सा बन गया। पोलैंड को देख इसके साथ के पड़ोसी लिथुआनिया, इस्टोनिया और लैटविया ने नेटो और ईयू ज्वाइन कर ली थी। इसका मतलब अब ये था कि ये कंट्रीज अब वेस्टर्न कंट्रीज की ताकत का पार्ट बन गई थी। नेटो एक ऐसा समूह है जो कि कई देशों का एक मिलिट्री अलायंस है। इसका काम है कि अगर कोई भी कंट्री एक नेटो मेंबर पर अटैक करती है तो वो सभी नेटो मेंबर पे अटैक समझा जाएगा और तभी के तभी ये सारी कंट्रीज उस कंट्री पर एक साथ हमला कर देंगी। मगर सवाल यहाँ पर यही है कि क्यों अचानक ही रशिया के इन पड़ोसी देशों ने नेटो ज्वाइन कर लिया। ये इसलिए क्योंकि रशिया सोवियत यूनियन के पतन के बाद और खूंखार बन चुका था और अपने आसपास के देशों को दबाने का जाल बना रहा था। कलिनिनग्राड की अगर बात करें तो जहां उसको वो एक इकोनॉमिक जोन बना रहा था, अब उसने धीरे धीरे इसको एक मिलिट्री जोन बना दिया था, क्योंकि यहाँ रशिया का एक ऐसा इकलौता पोर्ट था जो साल भर बर्फ से जमा नहीं रहता और इसको एक अपर हैंड देता है बाल्टिक सी में वेस्टर्न कंट्रीज के खिलाफ। साल 1999 में यहाँ रशिया ने 850 टैंक्स, 550 मल्टीपल लॉन्चिंग सिस्टम, 350 आर्टिलरी सिस्टम और साथ ही कई अलग तरह के मिलिट्री शिप यहाँ तैनात की गई थी। साथ ही यूक्रेन के अटैक के बाद इस एरिया में रशियन मिलिट्री इक्विपमेंट्स अब डबल हो चुके हैं और 25,000 से ज्यादा ऑन ग्राउंड ट्रूप्स भी यहाँ पर मौजूद हैं। रशियन नेवी की बाल्टिक फ्लीट का हेडक्वार्टर भी यहीं सिचुएटेड है साहब। कैलिनिनग्राड अब यहाँ पर एक नेटो फोर्सेस के बीच में रशिया के मिलिट्री बेस की तरह काम कर रहा है और इसका बखूबी साथ बेलारूस भी निभा रहा है जो कि रशिया का एक अलाइड पार्टनर है। बेलारूस और कैलिनिनग्राड के बीच बस 68 किलोमीटर का डिस्टेंस है जिसको सुवॉकी कैप कहा जाता है। ये एक रूरल एरिया है जो कि रशिया के लिए एक इम्पोर्टेंट पैच है क्योंकि ये एरिया लिथुआनिया, एस्टोनिया और लैटविया से बाय लैंड कनेक्ट करता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर फ्यूचर में रशिया का इन नेटो कंट्रीज के साथ कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है तो रशिया कैलिनिनग्राड और बेलारूस से अपने सोल्जर्स को इस 68 किलोमीटर के एरिया में डिप्लॉय कर सकती है और इन तीनों कंट्रीज को बाकी नेटो कंट्रीज से कट कर सकती है, जिसके बाद रशिया अपने सोल्जर्स इन तीनों कंट्रीज में डिप्लॉय कर सकता है और फिर इन कंट्रीज को खुद ही रशिया से मुकाबला करना पड़ेगा। अब इस वजह से बायलैंड बाकी के नेटो कंट्रीज इनका साथ नहीं दे पाएंगी। अगर बाल्टिक सी से भी इन कंट्रीज ने हमला करना चाहा तब भी ये इम्पॉसिबल है क्योंकि रशियन नेवी की बाल्टिक फ्लीट का हेडक्वार्टर भी कैलिनिनग्राड में ही है। इसके साथ ही ये भी खबर है कि यहाँ पर रशियन न्यूक्लियर मिसाइल्स भी रखी गई है। इससे रशिया को एक डायरेक्ट सपोर्ट मिलता है वेस्टर्न और नेटो कंट्रीज पर न्यूक्लियर अटैक करने के लिए। मगर जो कैलिनिनग्राड रशिया की सुपर पावर कहला रहा है वो उसके लिए दिक्कत भी बनते जा रहा है। पुतिन के यूक्रेन पे हमले के बाद यहाँ कई सेपरेटिस्ट ग्रुप रशिया से आजादी चाहते हैं। कुछ बाल्टिक रिपब्लिकन पार्टी के लीडर्स रशिया से इंडिपेंडेंस की मांग कर रहे हैं और वो ये खुद चाहते हैं कि उनकी ये टेरिटरी वेस्टर्न अलाइज के साथ मिलकर रशिया के अगेंस्ट लड़े। दूसरी ओर यूक्रेन पे हमला करने के बाद से स्वीडन और फिनलैंड जैसे देश जो अब तक रशिया के खिलाफ न्यूट्रल रहे हैं, अब खराब समय को देखते हुए उन्होंने भी नेटो ज्वाइन कर लिया है। फिनलैंड ने अपनी आजादी के बाद से 106 साल रशिया के साथ बिताए, जिसके साथ इसका लगभग 1300 किलोमीटर का बॉर्डर है। 1939 के एंड आते आते सोवियत यूनियन ने फिनलैंड पर आक्रमण कर दिया था। भारी संख्या में होने के बावजूद फिनिश आर्मी ने 3 महीने से अधिक समय तक भयंकर लड़ाई लड़ी, पर मार्च 1940 तक डटे रहने के बाद भी उसने अपना ईस्टर्न प्रोविंस करेलिया रशिया के हाथों खो दिया था। वो कब्जा करवाने से बच गए लेकिन एंड में अपने एरिया का 10% खो बैठे। कोल्ड वॉर खत्म होने के बाद और सोवियत यूनियन के पतन के बाद रशिया के बढ़ते आक्रामक रवैये को देखते हुए फिनलैंड ने वेस्टर्न यूरोप की ओर अधिक रुख करना शुरू कर दिया था, जिसके बाद फिनलैंड यूरोपियन यूनियन में शामिल हो गया और साथ ही यूरो को अपना लिया गया था। वहीं इसके पड़ोसी देश स्वीडन को देखें तो ये दोनों वर्ल्ड वॉर से बाहर रहा और कोल्ड वॉर के दौरान भी वो न्यूट्रल ही रहा। मगर 2013 में स्वीडन की डिफेंस की कमजोरी पूरी तरह से सामने आई जब रशियन बॉम्बर प्लेन्स स्वीडन में एंटर कर गए थे और साथ ही अटैक करने की धमकी दी गई थी। तब जाके स्वीडन ने नेटो से हेल्प ली ताकि वो इन प्लेन्स को वापस भेज पाए, मगर रशिया यहाँ कहाँ मानने वाला था। 2014 में स्वीडन के लोग कुछ रिपोर्ट से हैरान रह गए थे जब उनको पता चला कि एक रशियन सबमरीन स्टॉकहोम आर्किपेलागो के उथले पानी में छिपी हुई थी। साथ ही ये दोनों देश रशिया के साथ
बाल्टिक सी भी शेयर करते हैं, जो कि कैलिनिनग्राड आने का रशिया का सी रूट है। नेटो का वहां प्रेजेंस देखते हुए रशिया इन कंट्रीज से नाखुश है और उसने फिर से न्यूक्लियर मिसाइल्स लॉन्च करने की कई बार धमकी भी देती है। नेटो धीरे धीरे अब कैलिनिनग्राड और उसके पास के एरियाज को घेर रहा है और साथ ही अपनी आर्मी और इक्विपमेंट्स बॉर्डर पर तैनात करने में लगा हुआ है। खैर, खबर यह भी आई है कि नेटो भी अपने न्यूक्लियर मिसाइल्स यहां सीक्रेट बेसिस में रखने लगा है साहब। इसके अलावा कैलिनिनग्राड और रशिया के साथ ही बॉर्डर कंट्रीज ने डायरेक्टली अटैक करना शुरू कर दिया है। पोलैंड में पोलिश कमीशन ने 10 मई को घोषणा की, अब पोलैंड कैलिनिनग्राड को उसके रशियन नाम से रेफर नहीं करेगा, इसके बजाय उसको क्रोलेविक कहेगा, जो कोनिग्सबर्ग का पोलिश अनुवाद है और जो कि ईस्ट प्रशिया रीजन को वर्ल्ड वॉर 2 से पहले कहा जाता था। अब ये सिर्फ पोलैंड ही नहीं कर रहा है, बल्कि 12 मई को लिथुआनिया के संसद के सदस्य विलियस सेमिस्का और पाउले कुस्मेकियन ने भी ऐसे ही सेम प्लान पास करने की बात की गई और स्टेट कमीशन के सामने प्रस्ताव रखा कि लिथुआनियन लैंग्वेज कैलिनिनग्राड ओब्लास्ट के लिए यूज किया जाए और कैलिनिनग्राड शहर का नाम बदलकर केरेलाउजस कर दें। इसके साथ ही 16 मई को लैटवियन स्टेट लैंग्वेज सेंटर द्वारा नाम परिवर्तन की सिफारिश भी की गई, जिसके बाद लैटविया ने घोषणा की कि वो ऑफिशियल तौर पर कैलिनिनग्राड एक्सक्लेव को कोनिग्सबर्ग ही कहेगा। बस यही नहीं, इन कंट्रीज ने रशिया के साथ ट्रेड और अपनी रेलवे लाइंस भी बंद कर दी हैं, जिससे रशिया से कैलिनिनग्राड सामान ले जाने में बार बार काफी दिक्कतें आ रही हैं। तो ये थी दोस्तों कैलिनिनग्राड पर नेटो और आसपास के देश की स्ट्रैटेजी। अब देखना यह है कि क्या रशिया अब सच में न्यूक्लियर अटैक यूज करता है या नेटो यहाँ रशिया को पीछे छोड़ेगा। आपकी क्या राय है इस टॉपिक के बारे में कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं, जल्द हाजिर होंगे एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। अगर ये वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर दें, साथ ही बेल आइकॉन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके।